कहानी की शुरुआत थाईलैंड के एक छोटे से परिवार से होती है। वृद्ध महिला का नाम मंजू है। उसके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम क्यांग है, जो बहुत अच्छी नौकरी में है, और उसका एक खुशहाल परिवार है जिसमें उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी है। वो शहर के उन्नत रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहता है। मंजू के छोटे बेटे का नाम सोए है। अलग अलग बिजनेस में घाटा होने की वजह से वो गले तक कर्ज में डूबा हुआ है और किसी तरह छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है। मंजू की एक बेटी भी है जिसका नाम सिया है। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो सुपरमार्केट में काम करती है। उसका एक बेटा है एम, जो फिलहाल अभी बेरोजगार है और सारा दिन फोन और कंप्यूटर में लगा रहता है। हालांकि 3 बच्चे होने के बावजूद मंजू अपने इस पुराने घर पे अकेली रहती है। समय के साथ तीनों बच्चों ने इस घर से विदा ले लिया, लेकिन हफ्ते में एक बार वो जरूर अपनी माँ से मिलने आते हैं। और साल में ऐसा एक दिन आता है जब पूरा परिवार अपने पुरखों को याद करने के लिए पारिवारिक कब्रिस्तान में जाते हैं, जहाँ उनके पिता, दादा और परिवार के बाकी सदस्य मौत के बाद चैन की नींद सो रहे हैं। वो फूलों की सुगंध और पटाखों की आतिशबाजी के साथ उन्हें याद करते हैं। मंजू भी अपने जाने के बाद ऐसे ही किसी जगह पर समाधि लेना चाहती है। तभी उसके छोटे बेटे सोए ने कहा, मालूम है ऐसी जगहों पर कब्र बनवाने के 10 लाख रुपए लगते हैं। अगर तुम मुझे कुछ लाख रुपए दे दो तो मैं उससे अच्छा सा बिजनेस शुरू करूंगा और उसके मुनाफे से तुम्हें यहाँ एक कब्र खरीद दूंगा। जिस पर उनकी माँ मंजू बोली, पहले जो लाखों रुपए ले चुका है वो वापस कर। इतना कहकर वो अपने नाती एम को बुलाती है काम में हाथ बटाने के लिए, लेकिन कान में हेडफोन लगाकर गेम खेलने की वजह से एम को कुछ भी सुनाई नहीं देता, और अगर वो आया भी तो एक भी काम ढंग से नहीं कर पाया। जिस पर नानी बोली, अभी तक तुमने एक भी काम करना नहीं सीखा, सिर्फ गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। जिसके जवाब में एम कहता है, वो तो शुक्र करो कि मैं आया हूँ। अंकल क्यांग की फैमिली को देखो, वो तो यहाँ कभी भी नहीं आती। तभी अंकल क्यांग वीडियो कॉल में माँ से अपनी पत्नी और बेटी की बात करवाते हैं। उनका कहना है कि बेटी के बीमार होने की वजह से उनकी पत्नी नहीं आ पाई, लेकिन यही बहाना वो पिछले कई सालों से देते आ रहा है और अब माँ को उसके कहे पर भरोसा नहीं। थोड़ी देर बाद मंजू ने एम को अपने प्रियजनों के कब्रों पर फूल बिखेरने को कहा, जो काम भी एम बड़े बेजार तरीके से करता है। जो देख नानी गुस्सा होकर कहती है, जब तुम्हारा कोई प्यारा चल बसेगा तब तुम इस काम की कदर जानोगे। लेकिन नानी की बातों को अनसुना कर एम वापस से अपने गेम खेलने में लग गया और वहाँ फूल बिखेरते हुए नानी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन वहाँ पर भी एम, क्यांग और सोय अलग अलग बहाना बनाकर जल्दी ही हॉस्पिटल से निकल गए। अब यहाँ रात के वक्त एम ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहा था। तब उसकी माँ ने आकर कहा कि इन 2-4 व्यूअर से तुम्हारी जिंदगी नहीं चलने वाली। आगे उन्होंने बताया कि उनकी माँ को लिवर कैंसर हुआ है और उन सब ने तय किया है कि वो इस बात को उसके नानी से छुपा कर रखेंगे, नहीं तो कैंसर की बात सुनकर वो बहुत घबरा जाएंगी। और अब बीच बीच में समय निकालकर सभी को उनसे मिलने जाना होगा, और तुम्हें भी, क्योंकि उनके पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। जिस पे एम कहता है, अगर मुझे ले जाना है तो मोटी रकम लगेगी, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। थोड़ी देर बाद उसकी चचेरी बहन मुई का फोन आता है। वो बताती है कि उनके दादाजी का टीवी दोबारा खराब हो गया है, तो कल सुबह सुबह आकर इसे बना दे। कहे मुताबिक एम भी वहाँ सुबह सुबह पहुँच जाता है। टीवी ठीक करते हुए वो देखता है कि मुई उनके दादाजी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। डायपर चेंज से लेकर सब कुछ वो खुद अपने हाथों से करती है। उसने मुई से कहा कि दादाजी शायद तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं उतार पाएंगे। मुई ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद उतार दे। उसके कुछ ही दिनों बाद दादाजी का देहांत हो जाता है। अंतिम संस्कार के वक्त उसे बताया जाता है कि दादाजी एम के नाम कुछ 50,000 की रकम छोड़ गए थे, और आगे उसे पता चलता है कि दादाजी अपना घर मुई के नाम कर गए हैं, जिसे सुनकर एम के तो सर पे जैसे आसमान गिर पड़ा हो। वो अगले ही दिन सुबह सुबह अपने नानी के घर पहुंचता है। नानी के घर के बाहर खड़े होकर वो घर की कुछ तस्वीरें निकालता है और उसे बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी सेलिंग वेबसाइट पर उसकी फोटोज अपलोड कर देता है। यानी कि वो भी अब मुई की चाल चलने वाला है। वो अब नानी का घर हथियाना चाहता है। उसे देखते ही नानी ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही क्यांग और सोय आए थे और अब तुम आए हो, जिनका हफ्तों तक कोई अता पता नहीं होता था, वो अब रोज मुझसे मिलने आने लगे हैं। एम कहता है वो अपने नानी को बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए उनसे मिलने चला आया, और साथ ही वो उनका पसंदीदा मांस भी लेकर आया है। जिसे सुनकर नानी ने कहा कि उन्होंने सालों पहले अपने इष्ट देवता की प्रतिज्ञा करके मांस खाना छोड़ दिया था,
लेकिन आज उन्हें मछली खाने का बड़ा मन है। ये सुनते ही एम अपने नानी की पसंदीदा दुकान से मछली लेने के लिए निकल गया, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो लंबी लाइन लगी थी। इसीलिए जल्दबाजी में वो बगल वाली दुकान से मछली ले गया, जो कि बासी और ठंडी थी। जिसे देखते ही दादी ने कहा, तुम इतनी जल्दी मछली कैसे ले आए? पिछले 40 सालों से मैं उनकी ग्राहक हूँ और वहाँ हमेशा लोगों की कतार लगी रहती है। तुम जरूर इसे बगल वाली दुकान से उठा लाए हो। ये सुनकर एम दोबारा मछली लेने चला गया और इस बार वो लंबी कतार के पीछे खड़ा हो गया। और तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो नानी की पसंदीदा मछली लेकर लौटा तो उन्होंने कहा कि उसने बहुत देर कर दी, इसीलिए वो पहले लाई हुई ठंडी मछली खा चुकी है और अब उसे परेशान न करे, क्योंकि इष्ट देवता की पूजा का वक्त हो गया है। उन्हें चाय चढ़ानी होगी। ये सुनकर एम झटपट चाय बनाकर ले आया। ये देखकर नानी ने पूछा कि तुम इतनी जल्दी चाय कैसे बना लाए? एम ने कहा, माइक्रोवेव में। ये सुनते ही नानी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, इष्ट देवता के लिए चाय चूल्हे में पकाई जाती है। जिस पे एम कहने लगा, देवता कौन सा सच में आके चाय पीने वाले हैं? ये सुनकर नानी ने उसे घर से निकाल दिया। जाते हुए एम बोला कि मैं कल आकर इष्ट देव के लिए चूल्हे में चाय पका दूंगा। नानी बोली, तुम 1 साल में 1 बार भी यहाँ नहीं आते हो, इसीलिए कल आकर मुझे दोबारा परेशान मत करना। वहाँ से निकलकर एम मुई से मिलने गया। उसने देखा कि मुई ने उनके दादाजी का घर अच्छे दाम में बेच दिया है और अब वो किसी 5 स्टार होटल में रह रही है। एम ने उसे बताया कि वो भी उसी के टेक्निक का इस्तेमाल करके नानी का घर अपने नाम लिखवाना चाहता है। वैसे मुई और एम थे तो कजन, लेकिन वो अच्छे दोस्त भी थे। मुई ने बताया कि उसे ऐसा करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी और वो है उसका वक्त। उसे 24 घंटे उनके साथ रहना होगा, तभी वो उनके पसंदीदा लोगों में सबसे पहले नंबर पर आ पाएगा। फिर क्या था, उसी शाम एम अपना बोरिया बिस्तर लेके नानी के घर हाजिर हो गया। नानी ये देखकर हैरान होती है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम लोगों को हो क्या गया है? जो महीनों मुझसे बात तक नहीं किया करते थे, वो रोज आकर मुझसे मिलने लगे हैं। अगर तुम इसका सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। इसीलिए मजबूरन एम को नानी को बताना पड़ता है कि उन्हें कैंसर हुआ है और अब उनके पास साल भर से ज्यादा वक्त नहीं बचा। लेकिन उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। याद है, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे जिन्हें कैंसर हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि वो 1 साल से ज्यादा नहीं बचेंगे, लेकिन वो 10 सालों से जिंदा है। इसीलिए मैं अब से आपके साथ रहूंगा और आपकी देखभाल करूंगा। नानी ने उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी। ये सुनकर एम बहुत खुश हो जाता है और वो नानी से कहता है कि कल से वो उनके साथ काम पर भी जाएगा। नानी बोली, तब तो फिर कल तुम्हें 5 बजे उठना पड़ेगा। भोर 5 बजते ही फोन के अलार्म से एम की नींद खुल जाती है। घर के पास के रेलवे स्टेशन के सड़क किनारे नानी की एक छोटी सी दुकान है, जहाँ पे वो कोब्जी बेचा करती है, जो कि चावल से बना एक खास तरह का सूप है। पिछले 40 सालों से नानी ये दुकान चला रही है। कुछ ही घंटों में सारा माल बिक गया। अब घर लौटते वक्त रास्ते में नानी को उनकी बेस्ट फ्रेंड मिली। नानी ने उसे बताया कि उन्हें भी कैंसर हुआ है। उनकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारी देखरेख के लिए तुम्हारा नाती है, मेरे पास तो कोई भी नहीं। वहाँ से नानी कुछ पैसे जमा करने के लिए बैंक जाती है, लेकिन एम को बाहर ही खड़े रहने को कहती है। अब अगले दिन एम की माँ उसकी नानी से मिलने आती है। उन्होंने देखा कि फ्रिज में सारा बासी खाना पड़ा हुआ है। वो कहती है, ये सब बासी खाना खाने की वजह से ही उन्हें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। लेकिन तभी एम की नजर नानी पर गई, जो नए कपड़े पहने पूरी तरह से तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल रही है। उसने देखा कि नानी की शर्ट का आखिरी बटन खुला है। वो उसे बंद करने लगा, लेकिन नानी ने उसे रोकते हुए कहा, इसके खुला रहने से मुझे रिलैक्स महसूस होता है। इसके बाद जाकर नानी बाहर की बेंच पर बैठ गई। तब एम की नजर उनके जूते पर गई, जो उनके पाँव के हिसाब से काफी छोटे थे। एम बोला, ये तो अंकल कियांग की बेटी रेनबो के जूते हैं, आपको कहाँ से मिले? और वैसे भी ये आपको छोटे हो रहे हैं। नानी उसकी इतने सवालों से परेशान हो गई। एम ने देखा कि नानी को किसी का बेसब्री से इंतजार है। वो बार बार उनसे पूछने लगा। तब उसकी माँ ने बताया कि आज रविवार है, सबकी छुट्टी का दिन। हम सब ने बहुत पहले तय किया था कि हर रविवार माँ से मिलने आएंगे, इसीलिए माँ इस दिन तैयार होकर हम सबका इंतजार करती है। लेकिन बीच में कई लोगों ने आना बंद कर दिया, जिसमें तुम भी शामिल हो, जो बचपन से आज तक कभी रविवार की छुट्टी के दिन नानी से मिलने नहीं आए। इसके बाद कियांग अपनी पत्नी और बेटी रेनबो के साथ सोई भी वहाँ पहुँचता है। खाना पीना करने के बाद नानी चाहती है कि वो सब मिलके कार्ड्स खेले, लेकिन कियांग को जरूरी काम से जाना होगा और सोई भी
अब ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। तभी क्यांग ने कहा, माँ तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? नानी बोली, मुझे मालूम है कि मुझे कैंसर हुआ है। एम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर सभी एम पर गुस्सा करने लगे, लेकिन उसने कहा कि नानी को पूरा हक है अपने शरीर से जुड़ी बीमारी के बारे में जानने का। तब क्यांग बोला कि वो उन्हें शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। एम की माँ जिया ने कहा कि वो माँ के पास रहकर उनकी सेवा करेगी, और सोई बोला कि वो माँ के बाथरूम की पाइप ठीक कर देगा। अगले दिन जिया सुपरमार्केट का सारा काम छोड़कर माँ को एक्सरसाइज कराने के लिए स्विमिंग पूल लेकर आती है। एम नानी को बता देता है कि माँ अपना काम छोड़कर आई है, जिसे सुनकर नानी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके पास कोई भी अपना काम छोड़कर आए। इसीलिए अगली सुबह एम नानी को केमोथेरेपी के लिए लेकर जाता है और उसकी मदद करने के लिए मुई आई है। जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी और अपनी बारी के हिसाब से एक लाइन बनाते हुए लोगों ने जूते और छाता रखे हुए थे, जिसका अंतिम छोर ढूंढते ढूंढते एम ने पूरे हॉस्पिटल का एक चक्कर ही मानो लगा लिया हो। फिर जब नानी की बारी आई तो मुई ने एम को सिखाया कि अगली बार तुम नानी के बगल में जाकर बैठना। घर पहुंचने पर नानी उसे पैसे को बक्से में रखने के लिए कहती है और एम उन्हें सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में भी मदद करता है। यहाँ हमें पता लगता है कि बचपन में एम नानी के साथ रहा करता था, यहाँ तक कि नानी एम को स्कूल भी लेकर जाया करती थी। अब आधी रात को एम की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि नानी उसके बिस्तर के सामने खड़ी है। उन्होंने कोई बुरा सपना देखा है कि नानी की माँ और बाबा उसे लेने आ रहे हैं। एम ने समझाया कि ये बस एक बुरा सपना है और अब आपको सीढ़ियों से ऊपर जाकर सोने की जरूरत नहीं, आप आज रात मेरे साथ सो जाएं। और नानी उसका शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद से एम साई की तरह नानी के साथ हर जगह रहता। उनका दुकान के काम में हाथ बढ़ाना, सीढ़ियों से ऊपर ले जाना, यहाँ तक कि पानी गर्म करके उन्हें नहाने में भी मदद करता है। इसके बाद एम नानी के पैसों के डब्बे के आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा देता है और अब मोबाइल फोन की मदद से वो पूरे घर की निगरानी कर सकती है। थोड़े दिनों बाद एम का मामा सोय आता है और वो नानी के बाथरूम की पाइप फिटिंग कर देता है। वहाँ से जाते वक्त वो नानी के आंगन के आगे लगे अनार के पेड़ से अनार तोड़ना चाहता है। नानी उसे डांटते हुए कहती है कि गुरुजनों का कहना है घर के आगे अनार का पेड़ लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसीलिए हर किसी को ये लगाना चाहिए और मैं ये तुम्हें क्यों खाने दूं? मैं इसे अपने पसंदीदा इंसान को खाने के लिए दूंगी। अब सोई घर में घुसकर खाने पीने की चीजें टटोलने लगता है और ऐसा करते हुए एम उसे देख लेता है। वो एम से कहता है, जा जाकर अपना काम कर, यहाँ पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी माँ सबसे ज्यादा अपने बड़े बेटे क्यांग को प्यार करती है। उसे स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए लाखों रुपए दिए हैं और जाते जाते अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लेकर जाता है। उसके जाने के बाद नानी कहती है, इसका ना आना ही अच्छा है। एम पूछता है, ऐसा क्यों? नानी बोली, क्योंकि जब ये नहीं आता इसका मतलब कि ये कुछ अच्छा काम कर रहा है और इसके आने का मतलब है कि इसका काम ठीक नहीं चल रहा और इसीलिए आकर पैसे उधार मांगता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक दिन क्यांग अपनी माँ को घर दिखाने ले जा रहा है। इसका मतलब इससे पहले वो कभी अपनी माँ को घर नहीं ले गया, जो सुनकर एम को काफी आश्चर्य होता है। उसे लगता है कि कहीं अंकल भी उसी की तरह नानी का घर अपने नाम तो नहीं लिखवाना चाहते। घर पहुंचकर हम देखते हैं कि क्यांग ने माँ के लिए नया बिस्तर और टीवी लिया है, जिसका मतलब कि वो चाहता है कि अब से माँ उनके साथ ही रहे। ये सब देखकर एम ने कहा कि यहाँ नानी की सेवा कौन करेगा और उनके दुकान का क्या होगा? उनके ग्राहक तो खाली हाथ लौट जाएंगे और ऊपर से कीमोथेरेपी हॉस्पिटल भी यहाँ से काफी दूर है। वहाँ जाने के लिए तो नानी को आधी रात को घर से निकलना होगा। जिसके बाद अंकल उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने को कहते हैं। एम पूरा मामला समझकर अंकल से कहता है कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं। फिर क्यांग अपनी माँ से कुछ दिन उनके साथ रहने के लिए कहता है और माँ राजी हो जाती है। थोड़े दिन बाद वो अपने इष्ट देवता के प्राचीन मंदिर जाते हैं। सुना है यहाँ पर पर्ची में अपनी इच्छाएं लिखने से वो पूरी होती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर हम देखते हैं कि क्यांग अपनी माँ की किसी तरह की मदद नहीं कर रहा। वो तो अपने परिवार के साथ मगन है। सिर्फ एम ही है जो सीढ़ियों पर चढ़ने में नानी का साथ दे रहा है। उसने देखा कि सही माप के जूते ना होने की वजह से नानी के पाँव में छाले पड़ गए हैं। फिर बारी आती है पर्ची पर अपना विश लिखने की। क्यांग और उसका परिवार जल्दी जल्दी अपना विश लिखकर वहाँ से चले जाते हैं और नानी एम के साथ बैठकर विश की एक लंबी सी लिस्ट बनाती है, जिसमें लिखा है कि वो जल्द ही स्वस्थ होना चाहती है
वो अपने परिवार के लोगों की खुशहाली की कामना करती है और अंत में लिखा है कि एम की एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। पर्ची जमा करते वक्त उनकी नजर क्यांग और उसके परिवार के पर्चे पर पड़ती है। क्यांग के पर्चे पर लिखा है कि उसकी पत्नी और बच्चे स्वस्थ रहे, जबकि उसकी पत्नी के पर्चे पर लिखा है कि वो जल्द ही धनवान बनना चाहती है। ये देखकर एम नानी से कहता है कि इनमें से किसी ने भी आपकी स्वस्थता की कामना नहीं की है, वो बस आपकी संपत्ति को भोगना चाहते हैं। ये सुनकर नानी को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, ठीक ही तो लिखा है, सभी को अपने परिवार की ही चिंता करनी चाहिए। और एम के वहाँ से चले जाने के बाद भी नानी थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी रही। घर लौटते वक्त क्यांग उनसे कहता है कि अगले हफ्ते वो किसी और जगह घूमने जाएंगे, तो इसके लिए तैयार रहे। और नानी चुपचाप हाँ में सिर हिला देती है और वो अपने घर के पास वाले स्टेशन पर उतर जाते हैं, जहाँ से एम उन्हें जूते की दुकान पर लेकर जाता है। अपने साइज के जूते पहनकर नानी बहुत खुश होती है। एम अब नानी को हंसाने के लिए उनके फोन पर स्नैपचैट डाउनलोड कर देता है और उनसे कहता है कि जब मैं ना रहूं तब आप इसे देखकर खुश हो जाया करना। तभी नानी का ध्यान कीमोथेरेपी की वजह से उनके झड़ते बालों की तरफ जाता है। अगले दिन नानी एम को अपनी फेमस रेसिपी कोबजी बनाना सिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई नौकरी न मिले तो तुम मेरे दुकान पर कोबजी बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। जिसपे एम कहता है, रोज सुबह 5 बजे उठकर कोबजी बेचने का मुझे कोई शौक नहीं। इसके बाद वो नानी के साथ कार्ड्स खेलता है। नानी उन पुराने दिनों को याद करती है जब पूरा परिवार मिलकर कार्ड्स खेला करता था, लेकिन अब बड़े होने के बाद सब बदल गए हैं। यहाँ तक कि पूजा की छुट्टियों में भी उन्होंने घर आना बंद कर दिया था। वो दिन भर खाना बनाकर उनके आने का इंतजार करती और शाम को वो सारा खाना फ्रिज में डाल देती और हफ्तों तक वही बासी खाना खाने की वजह से आज उन्हें लिवर कैंसर हो गया है। नानी ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही काटी है, लेकिन आज वो खुश है कि एम उनके साथ है। एम भी कहता है कि वो आखिरी सांस तक नानू का साथ नहीं छोड़ेगा। अब अगले दिन रविवार था। नानी हर बार की तरह तैयार होकर अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। तभी एम उन्हें बताता है कि उनका फोन आया था, आज उनमें से कोई भी नहीं आ पाएगा। नानी निराश होकर एम से कहती है कि सारा खाना कैबिनेट में डाल देने के लिए। जब कैबिनेट में जगह बनाने के लिए एम कुछ डब्बे को निकालता है तो वहाँ से वो डब्बा गायब था, जिसमें नानी ने थोड़ा थोड़ा करके पूरे 2 लाख रुपए जमाए थे। पहले तो नानी को एम पर शक हुआ, फिर घर के उसी सीसीटीवी कैमरे पर चेक करने पर पता चला कि उनका छोटा बेटा सोए वो पैसे चुरा कर ले गया है। अगले दिन एम अपने मामा सोए से मिलने के लिए जाता है और उन्हें कहता है कि नानी ने 40 साल तक ठेले पर कोबजी बेचकर 10-10 रुपए जोड़कर 2 लाख रुपए जमाए थे, जो आपने एक झटके में चुरा लिए। सोए कहता है कि उस पैसे से उसने अपना कर्जा चुकाया है, लेकिन अभी भी 50,000 रुपए देने बाकी है। एम अपने दादा के अंतिम संस्कार में मिले 50,000 रुपए उन्हें दे देता है और उन्हें फिर कभी घर आने से मना करता है। उनके घर आने से नानी परेशान होती है, क्योंकि घर आने का मतलब है कि उनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा, और जब तक वो घर नहीं आते नानी को इत्मीनान रहता है कि उनका बेटा अच्छे से काम कर पा रहा है। और घर लौटकर वो नानी से कहता है कि अंकल सॉय उसे कहीं नहीं मिले, लगता है कि वो शहर छोड़कर चले गए हैं। अगले दिन नानी के घर एक आदमी आता है जो उन्हें उनके घर की तस्वीर दिखाकर कहता है कि एम नाम के आदमी ने इस घर की तस्वीरें वेबसाइट पर डाली थी कि ये घर बिकने वाला है, लेकिन नानी उसे साफ मना कर देती है। नानी को लगा था कि एम सबसे अलग है, लेकिन वो भी उसके 3 बच्चों की तरह खुदगर्ज निकला। इतना कुछ होने के बाद भी नानी एम से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो दोबारा अकेले नहीं हो जाना चाहती। अगले दिन नानी एम को अपने हाथों से बनाया हुआ शर्ट पहनाते हुए कहती है कि बचपन में तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, मुझे यकीन है आगे अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। इसके बाद नानी आंगन के पेड़ से अनार काटकर उसे खिलाती है और कहती है कि कल हम दुकान नहीं खोलेंगे, कल हमें एक और जगह जाना है। नानी एम को लेकर अपने भाई के घर आई है। उन्होंने अपने भाई से कहा, हमारे माँ बाप ने जायदाद में मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया, सब कुछ तुम्हें मिल गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कैंसर हुआ है और मेरे पास कुछ ही दिन बाकी है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने पति के समाधि के पास समाहित होना चाहती हूँ, जहाँ की जमीन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि थोड़े पैसे देकर मेरी मदद करो। लेकिन नानी के भाई ने साफ इनकार करते हुए उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहा। घर लौटते वक्त नानी के उदास चेहरे को देखकर एम ने कहा, हम आपकी समाधि के लिए कहीं और जगह देख लेंगे,
लेकिन नानी ने कहा कि मैं तुम्हारे नाना के पास ही समाहित होना चाहती हूँ और मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर फूल ठीक से चढ़ाना, क्योंकि कहते हैं कि अगर वो फूल हवा के झोंके में उड़ने लगे तो इसका मतलब है कि मरने वाले की आत्मा को शांति मिल गई है। अब कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने एम की माँ जिया से कहा कि नानी को इसके बाद केमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कुछ ही दिन का वक्त है। लेकिन एम बाहर आकर नानी से कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि आप स्वस्थ हो रही हो, इसीलिए अब केमोथेरेपी की जरूरत नहीं। नानी बोली, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो कुछ दिनों पहले कैंसर से गुजर गई, उसे भी डॉक्टर ने ऐसा ही कहा था। सच बताओ कि क्या बात है। लेकिन अपनी बेटी जिया को रोते देख नानी समझ गई कि उनके पास कुछ गिने चुने दिन ही रह गए हैं। धीरे धीरे नानी और कमजोर होती जा रही थी और एक रात उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सोई और जिया तुरंत माँ को हॉस्पिटल ले आए, लेकिन अंकल क्यांग अगली सुबह हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल पहुँचते ही उन्होंने जिया से पूछा कि माँ के घर के कागजात कहाँ हैं। जिया ने बोला, शर्म करो, माँ अभी जिंदा है, और इतना कहकर वो अंदर चली गई। अंदर आकर उसने कुछ कागजात सोई को थमाते हुए कहा कि माँ ने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। ये सुनते ही एम के सर पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। वो बहुत निराश हो गया। अगले दिन नानी को डिस्चार्ज कर दिया गया। जिया एम को नानी के पास छोड़कर हॉस्पिटल के बिल भरने गई। एम ने बड़ी बेरुखी से नानी को कहा, क्यों मेरी इतनी सेवा जतन करने के बाद भी मैं आपके पसंदीदा लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पे नहीं आ पाया, और वही अंकल सोई तो आपसे मिलने भी नहीं आते थे। चोरी करने के बावजूद भी आपने ये घर उनके नाम लिख दिया। और नाराज होकर वो नानी को वहीं छोड़कर चला जाता है और नानी दुखी होकर वहीं बैठी रह गई। उस दिन के बाद से एम नानी के घर नहीं जाता। नानी अपनी पुरानी घर पे फिर से अकेली हो गई। नानी का सारा दिन गुजरता है कभी टीवी देखते हुए, कभी पौधों को पानी देते हुए, स्नैपचैट पर तस्वीरें देखते हुए, और हर रविवार वो तैयार होकर बच्चों के आने का इंतजार करती। लेकिन उनका इंतजार ही रह जाता। एम ये सब कुछ नानी के घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपने फोन पर देख रहा था, और एक दिन उसने देखा कि पूरा घर खाली हो रहा है, यानी कि अंकल सोई ने ये घर बेच दिया और अब नानी को एक ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया गया है। एम नानी से मिलने वहाँ जाता है, जहाँ अंकल सोई उसे उसके दिए 50,000 रुपए लौटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एम लेने से इनकार कर देता है। वो अंदर नानी के पास गया, उनकी शर्ट की सबसे नीचे के बटन खोली जैसा कि वो रखती है, और फिर कहा, नानी मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपका ख्याल रखूंगा, और अब तो मुझे कुमजी बनाना भी आता है। उसकी बातें सुनकर नानी की आंखों में आंसू आ गया और नानी को रोता देख एम भी इमोशनल हो जाता है। एम ने अपने घर के आंगन में भी एक अनार का पेड़ लगाया है, जैसा कि नानी ने कहा था। नानी ने देखा कि उसकी बेटी जिया का फ्रिज भी बासी खाने से भरा है। उसने कहा कि तुम इस तरह बासी खाना खाकर मेरी तरह कैंसर को शरीर में पनाह मत दो, नहीं तो मेरा एम अकेला हो जाएगा। वो मुझे बहुत प्यारा है और इस पूरी दुनिया में मेरे पसंदीदा लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम है। एम वही खड़ा चुपचाप नानी की बातें सुन रहा था और उसे समझ में आया कि नानी के अटूट प्यार के आगे उनके घर की कोई कीमत नहीं। फिर एक दिन अंकल क्यांग अपने परिवार को लेकर आए, लेकिन वो अब भी नानी से नाराज है और कार से नहीं उतरते, क्योंकि नानी ने वो घर बिना किसी से पूछे सोई के नाम कर दिया। तब एम जाकर उन्हें बताता है कि एक दिन जब आप बहुत छोटे थे, आप बहुत बीमार पड़ गए थे। तब नानी ने आपकी स्वस्थता की कामना करते हुए भगवान के सामने कसम खाई कि वो कभी मांस को हाथ नहीं लगाएंगे। जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, उन्होंने वो आपके लिए छोड़ दिया। ये सुनकर अंकल क्यांग का दिल भी पसीज जाता है और वो नानी से मिलने घर के अंदर चल पड़ते हैं। उन्होंने नानी से कहा कि आप बहुत भाग्यशाली है कि आपकी देखरेख के लिए एम जैसा नाती आपको मिला है। और फिर वो रात आई जब नानी अपनी आखिरी सांस अपने सबसे पसंदीदा इंसान के हाथों में हाथ रखकर लेती है और इस दुनिया से विदा ले लेती है। नानी के अंतिम संस्कार के दिन एम को बैंक से एक कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने बंद कर दिए हैं। एम को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसका तो कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं। वो घर जाके नानी का बैग चेक करता है, जहाँ उसे एक पासबुक मिलता है जो कि उसके नाम पे था, जहाँ हर महीने पैसे जमा किए जाते रहे हैं। एम का अनुमान सही निकलता है। वो वापस बैंक कॉल करता है तो उसे पता चला कि उसकी नानी ने पिछले 20 सालों में थोड़ी थोड़ी रकम करके ढेर सारे पैसे जमा कर लिए हैं, जो आज के दिन में तकरीबन 10 लाख रुपए हैं। एम को याद आता है कि बचपन में जब वो नानी के साथ रहा करता था, एक बार उसने नानी को कहा था कि मैं बड़ा होकर 10 लाख रुपए जमाऊंगा और अपने लिए नया घर खरीदूंगा, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत पुराना है।
नानी ने तभी से अपने प्यारे एम के लिए पैसे जमाने शुरू कर दिए थे ताकि बड़े होकर वो अपने सपनों को पूरा कर सके। अब नानी को समाधि देने के लिए वो सभी उस जगह जाने के लिए गाड़ी में सवार होते हैं। एम कहता है, नानी हम आपके नए घर की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में वो उन्हें एक एक चीज बताते हुए जाता है। नानी अब हम आपकी दुकान के पास से गुजर रहे हैं जहाँ पे हर रोज सुबह हम कोबजी बेचा करते थे, और अब वो पुराना पुल आ गया जहाँ पे छोटे जूते पहनने की वजह से आपके पैरों में दर्द हो रहा था, और हमने नए जूते खरीदे थे, और अब हम आ गए हैं आपके नए घर में जिसे खरीदने के लिए मुझे पूरे 10 लाख रुपए लगे हैं, और आप ही रहेंगी मेरे इस घर की इकलौती मालकिन। यानी एम ने नानी के जमाए 10 लाख रुपए से उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, और उसके नानों के ठीक सामने उनकी समाधि बनाई गई, और एक हल्की हवा के झोंके से एम की हथेली पर रखे फूल उड़ जाते हैं। यानी कि नानी की आत्मा को शांति मिल गई, और हमें दिखाया जाता है कि उस दिन उस प्राचीन मंदिर में अपने विश के पर्चे में एम ने लिखा था कि वो चाहता है कि नानी की आखिरी इच्छा पूरी हो। और इसी के साथ ये नाती और नानी की प्यारी सी कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको भी मेरी तरह कोरियन ड्रामा और कोरियन फिल्मों की कहानियाँ पसंद हो तो हमारे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक थम्स अप जरूर दे। जल्द ही मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।